Good morning, students. Here, Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda in क्रियाशारी सब्जेक्ट। आज हम BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो है उनका क्रियाशारी सब्जेक्ट में मॉडर्न पार्ट जो है उसमें नर्वस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। जो नर्वस सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें आज हम पार्ट 6 की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके फंक्शंस, सेरेब्रम के लोब्स एंड लिम्बिक सिस्टम के बारे में ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। मेरी बच्चों की हमेशा एडवाइस रहती है कि जब भी आप मॉडर्न पढ़ो या आयुर्वेदिक, पहले आपको आयुर्वेदिक का इम्पोर्टेंस रखना है और उसको जानने के बाद ही फिर आप मॉडर्न पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको आयुर्वेदा जो है वो समझने में इजी रहेगा। तो अभी हम जो शुरू करने वाले हैं, लोब्स ऑफ द सेरेब्रम, आई थिंक सबको पता होना चाहिए। देयर इज़ 4 लोब्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल। फ्रंटल लोब जो रहता है वो आगे की तरफ, यानी कि हमारा फॉरहेड जो रहता है वहाँ पे, और उसके ऊपर तक थोड़ा सा, और देन पैराइटल लोब वो कम्प्लीटली ऊपर, देन ओसिपिटल लोब पीछे की तरफ, लेमन लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ अभी समझने के लिए, और टेम्पोरल लोब जो है वो कान के पीछे और कान के थोड़ा सा ऊपर की ऊपर जो है वो रहता है। देन ये 4 लोब में भी अगर फ्रंटल लोब में थोड़ा सा देखा जाए तो देयर इज़ अनदर सब टाइप इज़ प्री फ्रंटल लोब। ओके, प्री फ्रंटल लोब जो फ्रंटल लोब के एकदम आगे की तरफ, जो एंटीरियर साइड पे आ रहा है, जैसे कि हमारे फॉरहेड के पीछे। ओके, तो ये 4 लोब्स जो है वो रहते हैं, और यहाँ पे कई सारी सेंसरी एंड मोटर नर्व्स एंडिंग्स एंड शुरुआत जो है वो होती है, और कई सारे सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं। वो आज हम देखने की ट्राई करेंगे कि हमें कितना टाइम हमें परमिट होता है। ओके, देन उसके अंदर जैसे कि थोड़ा सा सब टॉपिक के जैसा एक थिंग है, तो उसमें नर्व फाइबर्स के टाइप्स जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, स्पेशली इन दी सेरेब्रम। एसोसिएशन फाइबर्स ऑफ द वाइट मैटर। ओके, अभी वाइट मैटर मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नर्वस सिस्टम लेक्चर 5 में हमने ऑलरेडी उसको डिस्क्राइब करा था। वाइट मैटर यानी कि माइलिनेटेड शीट को जो कंटेंट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे माइलिन शीट रहती है, यानी कि एक्सॉन पार्ट जो रहता है उस पार्ट को बोला जाता है वाइट मैटर। ओके, तो एसोसिएशन फाइबर्स, तो उसको कहा जाता है दिस फाइबर्स कनेक्ट and transmit nerve impulses between gyri in the same hemisphere. Just mark my word, in the same hemisphere. Okay, association fibers are passes or transmit the nerve impulses between the gyri, okay, इन द सेम हेमिस्फीयर। तो सेम हेमिस्फीयर के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है उसे कहा जाता है एसोसिएशन फाइबर्स। सेकेंड वन इज कमिशनल फाइबर्स, तो जो फाइबर्स ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को गायराई के अंदर टू वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू द अदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर से दूसरी तरफ जो जाता है कमिशनल फाइबर्स कहा जाता है उसे। जनरली ये कमिशनल फाइबर जो है कॉर्पस कैलोसम के अंदर आता है, जो हमने अगेन लास्ट लेक्चर में देखा था। तो मैं इंग्लिश में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम द गायराई इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू द गायराई इन द अनदर हेमिस्फीयर। ओके, तो उसे कहा जाता है कमिशनल फाइबर्स। Third one is projection fibers. These fibers form ascending and descending tracts. Example, internal capsule is the type of projection fiber. Okay, तो ascending और descending tracts यानी we can directly assume कि सेरेब्रम में से जो बाहर जाता है, या तो सेरेब्रम में बाहर से कोई अंदर आता है, ऐसे नर्व फाइबर्स जो रहते हैं उसे बोला जाता है प्रोजेक्शन नर्व फाइबर्स। ओके, सेरेब्रम में से बाहर जाना या सेरेब्रम में बाहर से अंदर आना, ऐसे नर्व फाइबर को बोला जाता है प्रोजेक्शन नर्व फाइबर्स। तो 3 नर्व फाइबर्स जो है यहाँ पे मिलते हैं हमें, कमिशनल,
नर्व फाइबर्स, एसोसिएशन फाइबर्स एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स। ये 3 फाइबर्स के नाम हमें याद रखने हैं जब भी आपको पर्टिकुलरली सेरेब्रम या द लोब्स ऑफ द सेरेब्रम एक्सप्लेन करने को बोला जाए। यू हैव टू मेंशन दिस 3 टाइप्स ऑफ द फाइबर्स इन द सेरेब्रम। ओके, नाउ देयर इज अ सब टॉपिक कॉल्ड एज ए लिम्बिक सिस्टम। क्या? लिम्बिक सिस्टम। तो certain parts of the cerebral hemisphere and diencephalon forms the limbic system। तो यहाँ पे देखना है हमें cerebral hemisphere के साथ में diencephalon यानी कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस इंक्लूडिंग होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर एक कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं, जिसको बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम। मेनली फिजियोलॉजी ऑफ द लिम्बिक सिस्टम या द फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम क्या होंगे? तो लिम्बिक सिस्टम इज अ कंसर्न विद द इमोशंस, बिहेवियर एंड पैटर्न एंड द मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे अगेन हम थोड़ा सा आयुर्वेद के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। तो कोई भी भावना या इमोशंस जो है या बिहेवियर पैटर्न हमारा जो है, ओके, राइट हैंड हमारा जो राइटिंग साइड हो या लेफ्ट हैंड राइटिंग साइड हो, तो ये जो बिहेवियरल पैटर्न है वो डिसाइड करने वाला जनरली लिम्बिक सिस्टम रहता है। ओके, जल्दी से हमें गुस्सा आ जाना, जल्दी से हमें बुरा लगना, जल्दी से दुख की भावना जो है वो क्रिएट हो जाना, जल्दी से हम एकदम खुश हो जाते हैं बिना वजह। तो ये सारे बिहेवियरल पैटर्न अगेन जो रहते हैं वो हमारे लिम्बिक सिस्टम की वजह से रहते हैं। ओके, तो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट जो है वो थोड़ा बहुत हमारा मानस प्रकृति और देह प्रकृति के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं, बिकॉज देह प्रकृति के अंदर भी कई सारे मानस रिफ्लेक्शन या तो मेंटल पैटर्न्स, मेंटल बिहेवियर पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो उसमें जैसे कि वात प्रकृति वाला जो होता है वो असहिष्णु होता है, या जल्दी से वो ठंडा सहन नहीं कर पाता, और जल्दी से वो उसका जो विचार करने का पैटर्न रहता है वो हाइपर रहता है। तो ये सारे जो बिहेवियरल पैटर्न है वो हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है वो गवर्न करता है। सेम एज पित्त जो रहता है वो बहुत जल्दी से एग्रेसिव हो जाता है, जल्दी से वो डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, जैसे ही उष्ण द्वेषी ऐसा बोला जाता है, यानी कि गर्म एटमॉस्फेयर और गर्म चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। तो ये जो बिहेवियरल पैटर्न है वो अगेन लिम्बिक सिस्टम के अंदर हम कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा प्रकृति का जो पार्ट है वो लिम्बिक सिस्टम के साथ थोड़ा बहुत हम कोरिलेट कर सकते हैं। Then limbic system is concerned with the pain, pleasure, anger, rage, fear, sorrow, sexual feeling and affection। तो again in layman language दो टाइप्स ऑफ थिंकिंग मीन्स 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग जनरली हम करते हैं इन लेमन लैंग्वेज में। एक हम हार्ट से सोचते हैं, एक हम ब्रेन से सोचते हैं, या हमारा ब्रेन यूटिलाइज करके हम सोचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुम बहुत हृदय से अपना सोच रहे हो, तुम बहुत अपने हार्टली फीलिंग जो है वो बता रहे हो। तो ये हार्टली फीलिंग या हृदय से सोचना, ये दोनों चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट करती है लिम्बिक सिस्टम को। ओके, तो इनकेस अगर हमारा जो थिंकिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट ऐसा अगर हम सोचते हैं तो वो डेफिनेटली लिम्बिक सिस्टम ओवर एक्टिव है, वैसा हमें देखना है। ओके, तो ये बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। तो लव फीलिंग और एनी टाइप ऑफ इमोशंस जो रिएक्शन के तौर पे बाहर निकलते हैं। ओके, जस्ट लाइक कि अगर आप अकेले अपने घर में हो, रात का टाइम हो और अचानक से लाइट चली जाए, देन दिस सडन रेज ऑफ द फियर। ओके, हमें पता होता है कि यहाँ पे घर में कोई नहीं है, घर में कुछ भी नहीं हो सकता, मगर फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ अंधेरा, ओके, अंधेरा होने की वजह से, लाइट ना होने की वजह से हमें एक फियर की फीलिंग सडनली जाग जाती है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द लिम्बिक सिस्टम काम होता है। और वैसे ही अगर हम जैसे कि कभी भी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया कई लोगों के सामने बोलना, या स्टेज के ऊपर जाके बोलना, या कुछ अपना ओपिनियन देना, तो अगर सडनली हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि आपको बोला जाता है कि स्टेज पे जाके आपको एड्रेस करना है, तो उस वक्त जो हमें पसीना छूट जाना और हमारे जो वर्ड्स है वो क्या बोलते सिंक्रोनाइज ना होना, तो ये सारी चीज़ों में लिम्बिक सिस्टम जो है हमारी काम करती है। तो इसे हम विसरल और द इमोशनल ब्रेन भी कह सकते हैं।
तो ये हमारा मेन फंक्शन है लिम्बिक सिस्टम का, तो ये ध्यान में रखें। अगेन लिम्बिक सिस्टम जो है फॉर्म होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर से और डायनसेफेलॉन से, तो ये दोनों जो है स्ट्रक्चर से लिम्बिक सिस्टम फॉर्म होती है। तो इतना हमें लिम्बिक सिस्टम के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगेन आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो यू कैन कैरी ऑन विद दी मॉडर्न बुक्स लाइक शंभुलिंगम एंड दी गाइटन बुक। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो फंक्शनल एरियाज है वो उसके अंदर डिवाइडेशन हुआ है, वो है सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज एंड थर्ड वन इज़ एसोसिएशन एरियाज। तो ऐसे एरिया जहाँ पे सेंसेशन क्रिएट होता है, द एसोसिएशन एरिया जिसमें दोनों तरीके से जो है वो क्रिएट होंगे, और द मोटर एरिया जहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे इम्पल्सेस जनरेट होंगे। ओके, तो सेंसरी और मोटर एरिया को कनेक्ट करने वाला एसोसिएशन एरिया रहता है। ओके, तो ये 3 एरियाज़ में अलग अलग सेंटर्स रहते हैं जिसको हमने नंबर दिए हुए हैं जैसे मॉडर्न में, तो वो नंबर्स हमें याद रखने और नंबर्स के हिसाब से क्या रिफ्लेक्शन मिलता है हमें, क्या एक्शन वहाँ पे होता होगा, वो हमें याद रखना है। तो अगर आपको 10 मार्क में या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सेरेब्रम, फिजियोलॉजी ऑफ सेरेब्रम अगर पूछा जाए तो ये सारे सेंटर्स के नाम और नंबर आपको याद रखने हैं और उसका एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या हो रहा है वो आपको याद रखना है ये। और उसकी एक बेसिक डायग्राम है जो इस बुक में दी गई है, वो अगर आप बाहर कर सको तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। ओके, द नाउ इज़ सेंसरी एंड मोटर एरियाज लोकेटेड इन द राइट हेमिस्फीयर। तो इसके अंदर या तो हम उसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ब्रॉडमैन्स एरिया। ओके, तो सेंसरी एरियाज जो है उसको हम कह सकते हैं ब्रॉडमैन्स एरिया, BRODMANN' एंड एरियाज। ओके, तो ब्रॉडमैन्स एरियाज जो है वो हमें अभी आज देखने हैं। तो उसमें फर्स्ट, तो एरिया नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो है वो पैराइटल लोब के अंदर आता है। शुरुआत करते हैं एरिया नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पैराइटल लोब के अंदर उसका जो है वो लोकेशन होगा, और इसको बोला जाता है प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, यानी कि जनरल सेंसरी एरिया। जनरल सेंसेशन हमारे पूरे शरीर में जो भी होता है बाय स्किन, तो वो पूरा सेंसेशन एरिया को बोला जाता है जनरल सेंसरी एरिया। ओके, जिसमें अगर हम ब्रेन में ड्रॉ करें तो हमारे पूरे शरीर को वहाँ पे उस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एरिया में ड्रॉ किया जा सकता है, जिसमें पैर से लेकर हाथ, हेड तक, यानी कि पैर से लेकर सिर तक पूरा एरिया जो है वो वहाँ पे अलग अलग सेंसेशन एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो याद रखना है जनरल सेंसरी एरिया में पूरे शरीर का जो सेंसेशन है, बेसिक सेंसेशन, वो हमें पता चलता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एरिया नंबर, एंड इट्स लोकेटेड इन टू द पैराइटल लोब। Second one is sensory association area, somesthetic association area. Fifth and seventh area number is fifth and seventh. Again ये भी हमें parietal lobe के अंदर दिखेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, सेंसरी एसोसिएशन एरियाज़ के अंदर जो है वो पर्टिकुलर जो सेंसेशन है, आपको अगर आपको पैर में कुछ सेंसेशन हो रहा है मगर यू कांट फील कि वो पेन है या प्लेसेबल सेंसेशन है वैसा, तो वो आपको सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया के थ्रू पता चलेगा कि इट्स अ पेन और समथिंग प्रिकिंग लाइक थिंग और वैसा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ एंड सेवंथ एरिया अगेन वो पैराइटल लोब में ही है, तो ये ध्यान में रखें। देन दी नेक्स्ट वन इज़ विजुअल, प्राइमरी विजुअल एरिया, दैट इज़ 17th इन नंबर, वो ऑसिपिटल लोब है उसके अंदर आएगा। 17th एरिया नंबर प्राइमरी विजुअल एरिया। ओके, तो वो जो है वो जनरली विज़न का काम करता है, यानी कि आपको बेसिक विज़न कैपेसिटी जो है वो
देगा. द सेकंड वन इज़ विजुअल एसोसिएशन एरिया, यानी कि 18th एंड द 19th. तो ये जो है 18th एंड 19th वो क्या करेंगे, तो विजुअल एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपके, उसको स्टोर करेंगे. ओके, 18th एंड 19th वो विजुअल जो होंगे उसको, विजुअल एक्सपीरियंसेस को स्टोर करेंगे. और इन केस कभी भी प्रेजेंट विजुअल एक्सपीरियंस होगा तो उसके साथ में पास्ट जो रिकग्निशन और इवैल्यूएशन, ये दोनों चीज़ें होने वाला है. तो प्रेजेंट का पास्ट के साथ इंटरप्रेट करना विजुअल एक्सपीरियंसेस का, वो विजन एसोसिएशन एरिया 18th एंड 19th जो है वो करते हैं. ओके, 17th प्राइमरी विजुअल एरिया जो हमने बात की थी, उसमें रिसीव्स द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द आई, जो बेसिक विज़न है, और इसके साथ में इंटरप्रेट द शेप, कलर एंड मूवमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट आप विजुअलाइज कर रहे हो उसका शेप, कलर और मूवमेंट अगर हो रही है नहीं हो रही हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो विजुअल प्राइमरी एरिया जो है 17th ऑसिपिटल लोब में, उससे पता चलेगा. ओके, उससे पहले थोड़ा सा हम अगेन बात करेंगे जो हमने पहले दो एरियाज़ के बारे में बात करी थी. तो इसमें प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया एंड सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, उसके अंदर इस बुक में क्या लिखा है तो ये देख लेते हैं. तो दिस एरिया रिसीव्स द सेंसेशन फ्रॉम द cutaneous, muscular and the visceral receptor in various part of the body. Each point of this area receives the sensation from the specific part of the body. Okay, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि पर्टिकुलरली पूरा शरीर के अंदर हमारा इस एरिया के अंदर वो ड्रॉ कर सकते हैं हम कि कौन से एरिया में से कौन सा सेंसेशन आ रहा है. होल बॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड इन दिस एरिया, मोर द सेंसिटिव एरिया, लार्जर द स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द एरिया. तो जो भी एक्सेसिव सेंसिटिव एरिया होगा हमारा, जस्ट लाइक कि लिप्स, तो लिप्स का जो वहाँ पे एरिया होगा ब्रेन के अंदर, पैराइटल लोब के अंदर, वो थोड़ा सा बड़ा होगा. ओके, important function of the general sensory area is to localize the points of the body where the sensation arises. अगर मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो कौन से क्वाड्रम में होगा वो हम लोकलाइज कर सकते हैं, वो हम कह सकते. पेशेंट को अगर आप पूछोगे कि कहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है तो वो बोलेगा नेवल के आजू बाजू में, या जस्ट रिब केज के नीचे, राइट साइड और लेफ़्ट साइड. ये सब कैसे पता चलता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल सेंसरी एरियाज. ओके, बट दिस एरिया कैन नॉट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एरिया. वो बोलेगा कि आपको राइट साइड दुख रहा है, मगर राइट साइड कैसे और कहाँ पे एग्जैक्ट अगर आप बता सकते हो तो वो नहीं बता पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेयर द सेंसेशन अराइजेस. ओके, फंक्शन ऑफ द सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, तो ये रिसीव करता है एरिया, दिस एरिया रिसीव्स द इनपुट्स फ्रॉम द थैलेमस. इट्स फंक्शन इज टू इंटरगेट एंड इंटरप्रेट द सेंसेशन. ओके, so this area can determine exact shape and texture of an object without looking at it. This is then stored as a memory of the past experience. Therefore, person can compare sensation with the past experience. तो जैसे कि अगर प्रिकिंग पेन हो रहा है तो वो आपको एग्जैक्ट पेशेंट जो है वो बता पाएगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो प्रिकिंग पेन हो रहा है. एंड देन थोड़े टाइम के बाद आपके पास अगर फिर से वो कंसल्टेशन के लिए आता है तो जनरली हम कहते हैं कि आप बताइए कि पहले से पेन कितना चेंज है, कि पहले से अच्छा है या पहले से बढ़ा हुआ है पेन. तो वो डेफिनेटली कह पाएगा कि हाँ सर, पहले से जो पेन था, प्रिकिंग पेन, वो कम हो रहा है. ओके, तो ये जो इंटरप्रिटेशन है वो जस्ट बिकॉज ऑफ सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया और सेंसरी एसोसिएशन एरिया के थ्रू होता है. ओके, तो जो फर्स्ट वाले जो था सेंसरी प्राइमरी सेंसरी एरिया, जनरल सेंसरी एरिया इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट जो थे एरियाज़ के नंबर वो याद रखने हैं. और एसोसिएशन सेंसरी एरिया और द सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया इज़ 5th एंड 7th. ओके, फिर हमने बात करी फंक्शनल प्राइमरी विजुअल एरिया इज़ एरिया 17th एंड विजुअल एसोसिएशन एरिया इज़ 18th एंड 19th. ओके, अभी हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, दैट इज़ 41 एंड 42.
तो ये अगेन नंबर याद रखें। अगर आपको स्पेशल सेंसेस के सिलेबस के अंदर जो अगेन आपको एक्सप्लेनेशन या 5 मार्क्स या 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो पाथवे ऑफ द ईयर और पाथवे ऑफ द विजन या ऑल्फैक्टरी फंक्शन, तो उस पाथवेज में ऑडिटरी पाथवेज यानी ईयर में आपको ये एरियाज़ के नंबर याद रहने चाहिए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सप्लेन करो कि कैसे हमारा स्पीच जो है, स्पीच मॉड्यूलेशन या फॉर्मेशन ऑफ स्पीच, उसके अंदर भी ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मेशन पिच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम अगर किसी का क्वेश्चन सुनते हैं, तो अगर आप अच्छी तरह से सुनोगे तो ही आपका जो स्पीच होगा उसका आंसर वो आप कर पाओगे। ओके, तो उसमें भी हमें ये लिखना होगा। तो दिस एरिया इंटरप्रेट द पिच एंड रिदम ऑफ दिस साउंड। ओके, यानी कि कुछ आवाज़ आ रही है ऐसा हमें पता चलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ 41 एंड 42 एरिया नंबर इन द ऑसिपिटल लोब। ओके, सॉरी टेम्पोरल लोब, सॉरी माय मिस्टेक, टेम्पोरल लोब। ओके, देन उसके साथ में ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, वो अगेन मेन एरिया है जो एरिया नंबर 22, अगेन उससे टेम्पोरल लोब में ही वो आता है और इससे हम ब्रोकाज एरिया वैसा भी कहते हैं। तो ब्रोकाज एरिया 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो याद में रखें। सॉरी ब्रोकाज नहीं, ब्रोकाज 44 होता है, ये वर्निक्स एरिया जो है वो कहा जाता है। ओके, वर्निक्स एरिया 42 नंबर ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। तो ये इसके अंदर क्या बोला जाएगा, तो ये एरिया जो है, दिस एरिया डिटरमाइंस द वेदर स्पीच इज साउंड, म्यूजिक और नॉइस। ओके, तो ये डिवाइड करेगा साउंड को, जो भी हमारे कान के अंदर जाएगा, जो स्पीच या वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं या कोई पर्टिकुलर मैसी वॉइस कुछ सुनाई दे रहा है, नॉइस जैसे कुछ सुनाई दे रहा है, कोई इंजन के चलने की आवाज़ या फैक्ट्री चलने की आवाज़ जो रहती है मशीन की, वो नॉइस जनरली हम इंक्लूड करते हैं, या म्यूज़िक कुछ चल रहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तो वो डिफ्रेंशिएशन जो करना है वो वर्निक्स एरिया नंबर 22 जो है वो टेम्पोरल लोब के अंदर आएगा। ओके, देन उसके बाद में फंक्शन ऑफ द प्राइमरी गेस्टेटरी एरिया, वो है एरिया नंबर 43। तो ये एरिया नंबर 43 जो है वो पैराइटल लोब के अंदर आएगा। एंड देन दिस एरिया इंटरप्रेट्स द सेंसेशन रिलेटेड टू टेस्ट। ओके, तो ये टेस्ट के साथ इंटरप्रेट करेगा और कैसा टेस्ट है हमें, स्वीट, सॉल्टी और तीखा, स्पाइसी, ये सारी चीज़ें वो इंटरप्रेट करेगा। देन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, दिस एरिया इज रिलेटेड टू स्मेल। ऑब्वियसली ऑल्फैक्टरी एरिया है तो इसे स्मेल के साथ में रिलेट करना है, और ये एरिया जो है वो टेम्पोरल लोब में आएगा। इसका नंबर नहीं दिया गया मगर इसका लोकेशन जो है वो टेम्पोरल लोब रहेगा। Then the other one is gnostic area, यानी gnostic यानी gnosis, the word is gnosis, और यहाँ पे एरिया का नाम है gnostic area। ओके, gnosis means knowledge, to know something। ओके, this area receives knowledge from the all association areas, example from taste, smell and from thalamus. This area interrogates sensory interpretation from all parts of the brain. By receiving such inputs from all parts of the brain, a common area is formed. Okay, तो सारे जो सेंसेशंस होंगे वो इस एरिया के अंदर आएंगे। तो उस एरिया का नंबर होगा 5, 7, 39 एंड 40। ओके, ये चार जो है वो नंबर्स जो है वो हमें दिखते हैं, 5, 7, 39 एंड 40। अभी 5, 7 जो है वो पैराइटल लोब के अंदर आता है, 39 एंड 40 वो लोअर पैराइटल लोब के अंदर आएगा। ओके, 5, 7 वो अपर पैराइटल लोब में यानी आउटर साइड की तरफ वो होगा। तो ये 5, 7, 39 एंड 40 ग्नोस्टिक एरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखें कि आपको कुछ नॉलेज हो रहा है, कुछ पता चल रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्नोस्टिक एरिया 5, 7, 39 एंड 40। ओके, इसके बाद में मोटर एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये हमें दिखाए गए हैं, जिसमें प्री मोटर एरिया, फ्रंटल आईलिड, आई फील्ड और मोटर स्पीच एरिया, दैट इज ब्रोकाज एरिया, दैट 44 नंबर। ओके, तो
प्री मोटर एरिया जो है एरिया नंबर 4, ओके। हमने 1 2 3 देखा था, वो प्राइमरी सेंसरी एरिया था। यहाँ पे एरिया नंबर 4 इज़ प्राइमरी मोटर एरिया, जो प्री सेंट्रल गायरस ऑफ फ्रंटल लोब, यानी सेंट्रल गायरस जो है उसके जस्ट आगे की तरफ फ्रंटल लोब के अंदर ये एरिया आएगा, ओके। इसका ध्यान में रखें लोकेशन, प्री सेंट्रल गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब। तो ये क्या करेगा, तो ग्रुप ऑफ मसल्स जो है, ओके, स्पेसिफिक मोटर एरिया controls the specific group of muscles, those results in the muscular contraction of opposite side of the body। ध्यान में रखें, यहाँ पे सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई है, तो प्राइमरी मोटर एरिया जो है वो क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एरिया नंबर 4। देन सेकेंड वन इज द फ्रंटल आई फील्ड एरिया, एरिया नंबर 8 नंबर का जो एरिया है वो कहाँ पे होगा, एंटीरियर टू दी प्राइमरी मोटर एरिया इन द फ्रंटल लोब। यानी कि अभी जो हमने ऑलरेडी बात करी थी, प्राइमरी मोटर एरिया के जस्ट आगे की तरफ फ्रंटल लोब में प्री मोटर एरिया जो है वो आएगा, ओके। तो ये क्या काम करेगा, दिस एरिया कंट्रोल्स द वॉल्यूंटरी स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ द आईज, ओके। तो जस्ट लाइक कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो बुक में से और उसमें आपको पर्टिकुलर वर्ड अगर ढूंढना हो, तो जो स्कैनिंग मूवमेंट होगी आई की वो इस एरिया के थ्रू कंट्रोल में होता है, एरिया नंबर 8 फ्रंटल आई फील्ड एरिया, ओके। देन द थर्ड वन इज फंक्शनल ऑफ ब्रोकाज एरिया, the area number 44 located in the frontal lobe superior to the lateral cerebral sulcus। फ्रंटल लोब के अंदर ही ये ब्रोकाज एरिया रहेगा, मगर कहाँ पे, तो सुपीरियर टू द लेटरल सेरेब्रल सल्कस, ओके। तो ये जो एरिया है वो जनरली कन्वर्ट्स थॉट्स इनटू द स्पीच। अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है तो वो सुनाई दे, यानी कि कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए वाइवा के अंदर, तो वो आप क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और उस क्वेश्चन के थ्रू जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो थॉट्स को अगेन वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा, और वो वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होना वो इस ब्रोकाज एरिया 44 के अंदर उसका मेन फंक्शन है। तो ये ध्यान में रखो, कन्वर्ट्स थॉट्स इनटू द स्पीच। The production of speech occurs in Broca's area, which is located in the left frontal lobe। तो ये ध्यान में रखें, Broca's area is into the left frontal lobe। The functional of association areas, the association areas are related to the memory, reasoning, intelligence and emotions। तो ये याद रखना है, फंक्शनल एसोसिएशन एरियाज जो है वो मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, उसके ऊपर जो है इमोशंस के ऊपर काम करते हैं, ओके। फंक्शनल एरियाज यानी कि फंक्शनल मोटर एरिया। उसके बाद में association area of the cerebral cortex। The association region of the cortex occupies the greater portion of the lateral surface of the occipital, parietal and temporal lobes, okay। तो ये सेंसेशन की बात थी, सेंसरी एसोसिएशन एरिया एंड द मोटर एसोसिएशन एरिया। मोटर में हमने बात करी मेमोरी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। देन ब्रेन लेटरलाइजेशन, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द ब्रेन लेटरलाइजेशन। तो इसमें 2 हेमिस्फीयर जो हमारे रहते हैं वो एग्जैक्टली ब्रेन आर नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल। फॉर न्यूमेरिकल साइंटिफिक स्किल्स लेफ्ट हेमिस्फीयर इज इम्पॉर्टेंट एंड राइट हेमिस्फीयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द म्यूजिकल आर्टिस्टिक अवेयरनेस। तो इसमें ध्यान रखना है कि दोनों जो हेमिस्फीयर है उनका मेन मेंटल फंक्शन है वो अलग अलग है। यानी अगर रीजनिंग स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स या लॉजिकल थिंग में जो पावरफुल है तो वी कैन अज्यूम कि वो लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी कि लेफ्ट ब्रेन मैन या लेफ्ट ब्रेन पीपल जो रहते हैं वो रीजनिंग में या न्यूमेरिकल साइंटिफिक स्किल के अंदर वो थोड़ा सा ओवर फंक्शन होंगे, या तो उनको अच्छी तरह से वो डील कर पाएंगे। देन राइट हेमिस्फीयर अगर ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा होगा तो म्यूज़िकल एंड आर्टिस्टिक पीपल जो रहते हैं वो राइट हेडेड पीपल कहा जाता है।
लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया पूरा जो मोटर एरियाज एंड सेंसरी एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज। अभी EEG के बारे में बात होगी। तो EEG, व्हाट इज द EEG इज द ब्रेन वेव्स जनरेटेड बाय दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स कैन बी रिकॉर्डेड। This record of cerebral activity is called as a EEG। ओके, तो cerebral activity जो है वो अगर कंटिन्यूसली चलती रहेगी, वो चाहे हम सो रहे, चाहे हम कुछ पढ़ रहे, कुछ इंटेंसली कुछ ब्रेन यूज़ कर रहे, तो उसमें वो सारी सिचुएशन के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स सर्टेन टाइप्स ऑफ वेव्स जो है वो जनरेट करता रहता है, और वो वेव्स जो है EEG के थ्रू हम उसे नाप सकते हैं। So there is a 4 types of wave are observed in the EEG. They are the alpha, beta, theta and delta. Okay, alpha waves are found in the people who are awake and in resting stage, यानी कि रिलैक्सेशन स्टेज में, या आप जब योग निद्रा कर रहे हो, जब आप योगिक क्रियाएं सही तरीके से कर रहे हो, जब आप ध्यान में बैठे हो, तो अल्फा वेव्स जो है वो निकलते हैं। These waves are disappear during the sleep। अगर आप डीप स्लीप में चले जाओगे तो वो बंद हो जाते हैं। जनरली अल्फा वेव्स रिफ्लेक्स टू द सबकॉन्शियस एक्टिविटी। ओके, तो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब अच्छी तरह से एक्टिव होने लगता है, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा डीम होने लगता है, तब उस सिनेरियो में अल्फ़ा वेव्स जो है वो निकलते हैं। और आयुर्वेद के साथ में अगर इसे कोरिलेट किया जाए तो EEG के थ्रू ही साइंटिस्ट ने देखा कि सुबह जो टाइम रहता है हमारा, मॉर्निंग ऑलमोस्ट 4 to 6 या 3 to 6, उस टाइम में अल्फ़ा वेव्स जो रहते हैं हमारे, अगर हम नींद में हो तो भी जनरली जो अल्फ़ा वेव्स रहते हैं उसके लिए हमें कुछ इंड्यूस करना पड़ता है, रिलैक्सेशन और, मगर उस टाइम पे नेचुरली अल्फ़ा वेव्स निकलता है। इट सीम्स कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम में, सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसीलिए आयुर्वेद के अंदर दिनचर्या का शुरुआत जो होता है, दिनचर्या की शुरुआत जो होती है वो है ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ, यानी कि सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो जैसे ही अगर आप ब्राह्म मुहूर्त में उठते हो तो अल्फ़ा वेव्स जो निकल रहा है, इट सीम्स कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा टोटली अवेक होता है और सबसे सुपरफिशियली वो काम कर रहा होता है। तो अगर वो सुपरफिशियल वे पे अगर आ जाता है तो उस अगर मॉडर्न के साथ हम कोरिलेट करें तो मॉडर्न साइंस ऐसा बोल रहा है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड अगर अच्छी तरह से काम कर रहा है तो उस वक्त अगर आप कोई भी आपके जो ऑटो सजेशंस हैं वो अगर डाल देंगे उसके अंदर, तो वो इजीली ग्रास्प कर पाएगा। ओके, यानी कि सॉफ्टवेयर मेकिंग मशीन जो है वो सब कॉन्शियस माइंड को हम बोलते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड इजीली वो सॉफ्टवेयर को सही या बुरा जो भी आप करना चाहते हो वो इजीली अंदर आ पाएगा। जनरली अल्फा वेव्स निकल रहा है, इट मीन्स आपका माइंड एकदम रिलैक्स है, सबकॉन्शियस चल रहा है। तो आप जितने अच्छे गुण जो है, अच्छे संस्कार, वो अगर आप डालना चाहो तो उसके अंदर डाल सकते हो। और इसीलिए जो सुबह का टाइम है उसमें ज़्यादातर हमें जो प्रैक्टिस करने को बोली है वो है ध्यान या प्राणायाम या योगिक क्रियाएं। ये सब करने से हमारा माइंड जो रहता है वो और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है और उसके थ्रू हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा और ब्रेन सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम पूरा वो नॉर्मली काम करने लगता है। हमारे न्यूरॉन्स को की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने लगती है। तो डेफिनेटली हमें अल्फ़ा वेव्स को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। देन बीटा वेव्स आर इंडिकेटिव एक्टिव नर्वस सिस्टम, यानी कि आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ मूवमेंट कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जब भी आप फिज़िकली एक्टिव होते हो, फिज़िकली या मेंटली एक्टिव होते हो, तो उस वक्त आपका बीटा वेव जो है वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकलते रहते हैं। देन थीटा वेव्स अकर्स इन द चिल्ड्रन एंड द एडल्ट्स एंड इट शोज़ स्ट्रेस। जनरली चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स यानी कि उसके अंदर जब स्ट्रेस क्रिएट होता है तो जो वेव्स निकलते हैं वो थीटा वेव्स होते हैं। डेल्टा वेव्स आर फाउंड इन चिल्ड्रन इन अवेकन स्टेज। डेल्टा वेव्स जो होते हैं वो जनरली बच्चों में पाए जाते हैं, छोटे बच्चों में। और अगर वो एडल्ट में पाए जाए, इट सीम्स कि ब्रेन डैमेज हुआ है। अगर एडल्ट्स के अंदर थीटा वेव्स पाए जाते हैं तो वी कैन से देयर इज़ अ ब्रेन डैमेज
is occurring. These waves are also found during the deep sleep in the adult. अगर बहुत ही गहरी नींद हो तो उसमें थीटा वेव्स मिलते हैं, मगर कॉन्शियस वे में अगर थीटा वेव मिलेंगे तो देयर इज़ अ सिम कि ब्रेन डैमेज हुआ है. ओके, तो आज हम इतना जो है वो रहने देंगे. वो है सेरेब्रम का जो हमने फंक्शन देखा, उसके लोब वाइज अलग अलग सेंटर्स देखे, सेंसरी, मोटर और ये देन EEG को हमने डिटेलिंग की. तो आज हम इतना रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. दिस इज़ नर्वस सिस्टम पार्ट 6 जो आज हमने कवर किया है. नेक्स्ट पार्ट में क्रेनियल नर्व थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग. प्लीज़ शेयर दिस ऑडियोज़ with your colleagues and other colleges also. So ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्प्रेड करो और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू so much to all of you. Have a good day. Best of luck.